हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का एक नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए और चैप्टर को पढ़ते हैं आसानी से। ठीक है, तो जनरली जैसे आपको पता होगा कि अगर रेस्पिरेशन के बारे में जाना जाए कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहा जा सकता है। ठीक है, कि मतलब और सांस को छोड़ना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, आप ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। क्यों? तो चैप्टर 1 में जैसे बताया गया हुआ है कि चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड है, उसमें ये बताया गया हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म को करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और अगर वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है। ठीक है, बट ये मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर इसका सोर्स क्या है। और सिर्फ मेटाबॉलिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही प्रोसेस कर रहा है तो वो लिविंग कहला रहा है, नहीं। मेटाबॉलिज्म के अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं और कई उन सभी प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रोसेस हैं तो एनसीईआरटी आपको बताती है यहाँ पे कि वो लिविंग प्रोसेस में जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इवन ब्रीदिंग इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी बॉडी की एक लिविंग प्रोसेस है। इन इसी की वजह से हम लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो अब इन सभी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का सोर्स कहाँ से आएगा? ठीक है, तो और ये जो एनर्जी यूज़ की जा रही है वो किस फॉर्म में यूज़ की जा रही है, तो हमने कहा ये जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इस्तेमाल की जा रही है। किसके फॉर्म में? एटीपी की इस्तेमाल, एटीपी के फॉर्म में इस्तेमाल की जा रही है। तो इस एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, एटीपी है। तो फिर से क्वेश्चन रेज होता है कि भैया ये एटीपी आएगी कहाँ से। तो प्लांट्स ने कहा कि भैया हम फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, और उसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हम क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, आप लोग ग्रीन हैं तो फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं तो आप लोग एटीपी बना दे रहे हैं। बट फिर पूछा गया कि अच्छा जो लोग नॉन ग्रीन है वो क्या भाई, उनके पास तो ऐसा फोटोसिंथेसिस वाला कोई मैकेनिज्म है नहीं जिसकी मदद से वो एटीपी बना दे। तो मान लो जैसे ये ह्यूमन का सेल है और इस सेल को भी एटीपी चाहिए, वो एटीपी का आगे की एनर्जी करेंसी है तो इसको भी एटीपी चाहिए। अब ये लोग फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते, तो फिर पूछा गया कि ये एटीपी अब आएगी कहाँ से, तो हमने कहा ये जो एनर्जी है, जो एटीपी है, वो फूड से आ रही है। किससे आ रही है? फूड से आ रही है। हमने कहा बढ़िया बात है यार। तो फूड क्या होगा, हमारे सेल के अंदर जाएगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा और वो सिंपल सब्सटेंसेस में क्या होगा, टूट जाएगा। तो उस सिंपल सब्सटेंसेस में टूटने के बाद उससे निकलेगी एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी। और पता होगा कि फूड का सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का उसके सिंपल सब्सटेंस में टूट जाना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक, और वो जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी स्टोर कर दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो हमने कहा कि ये जो प्रोसेस हो रही है ब्रेक डाउन की, सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की सिंपल फूड मटेरियल में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन इज अ प्राइमरी कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है भैया? प्राइमरली कैटाबॉलिक प्रोसेस। आगे हम इसको चल करके एम्फीबॉलिक भी प्रूव करेंगे। ठीक है, बट प्राइमरली इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जा रहा है, इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, अकर्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो अपने सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जा रहे हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो जो एनर्जी रिलीज की जा रही है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जा रही है। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक बार फिर से ज़रा देखते हैं कि हमने ये जान लिया कि लिविंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है, और हमको किसी भी लिविंग प्रोसेस के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और लिविंग प्रोसेस कई सब प्रकार के हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ब्रीदिंग हो सकती है, डाइजेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये एनर्जी आती कहाँ से, तो हमने कहा सर ये एनर्जी फूड से आती है, और इस फूड का ऑक्सीडेशन होगा या उसी को हम कैटाबॉलिज्म कह रहे हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाएगा और उस ऑक्सीडेशन कैटाबॉलिज्म के बाद क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी और उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा क्या ठीक है, क्या सेल में भी सेम चीज़ें हो रही हैं? तो हाँ, हमने कहा ये लीजिए एक सेल है, उसके अंदर फूड आया और फूड को तोड़ा गया, ठीक है, और उससे एनर्जी निकाली गई, एटीपी फॉर्म में स्टोर किया गया और फूड हमारा सिंपल सब्सटेंस में टूट चुका है।
तो हमने कहा एक बार बताइए कि ये जो फूड का टूटना है या जो रेस्पायरेशन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमने कहा सर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल सब्सटेंस में टूटना ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस में प्रेजेंस में हुआ तो कहलाएगा एरोबिक रेस्पायरेशन, और अगर यही चीज ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुई तो कहलाएगी क्या, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्या कहलाएगी, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब देखिए हमने कहा है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये कौन सी बात है भाई, तो पता ना कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन भी होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी ऑक्सीडेशन हो सकती है और एब्सेंट हो तब भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो हुआ तो कहलाएगा एरोबिक ऑक्सीडेशन, और अगर एब्सेंस में हुआ तो कहलाएगा एनएरोबिक ऑक्सीडेशन। तो हम एक बात करते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस की जगह हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे क्या, यूटिलाइजेशन की। मतलब ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, देखो एनवायरनमेंट में अराउंड 21% के आसपास ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक, उसके बावजूद अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो वो एनएरोबिक ऑक्सीडेशन कर रहा है या फिर एनएरोबिक रेस्पायरेशन कर रहा है। और अगर वो उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर रहा है तो फिर वो एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहा है। तो एरोबिक और एनारोबिक की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब क्या है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। क्या रिलीज करनी है, एनर्जी रिलीज करनी है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको किसके फॉर्म में स्टोर करना है, एटीपी के फॉर्म में करना है, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। और किसके इस्तेमाल से, ऑक्सीजन के इस्तेमाल से सारे काम करने हैं। तो ऐसा रेस्पायरेशन कहलाता है एरोबिक रेस्पायरेशन। वहीं जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल में सेल के अंदर, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी को एटीपी फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उस प्रकार का रेस्पायरेशन कहलाता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। तो भी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फूड है, ये जो फूड है जो टूट करके सिंपल सब्सटेंस दे रहा है, एनर्जी रिलीज करवा रहा है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है, ये फूड आता कहाँ से है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये जो फूड है वो आता कहाँ से है। क्वेश्चन ये था कि वो जो फूड बन रहा है वो फूड आएगा कहाँ से, ठीक है। तो ये जो फूड बन रहा है ना ये डिपेंड कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर। किसके ऊपर, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ग्रीन है। ये कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ग्रीन है। तो मान लीजिए वो ग्रीन ऑर्गेनिज्म है तो वो आइदर प्लांट हो सकता है या फिर कोई साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दोनों लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करके ये लोग बनाते हैं फूड, और फूड बनाते कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट होगा तो क्लोरोप्लास्ट में बनाएगा, और साइनोबैक्टीरिया होगा तो वो कहाँ बनाएगा अपने फूड को, क्रोमेटोफोर्स में, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में दो प्रकार की रिएक्शन चल रही है, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन, मतलब जिस प्रोसेस से फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या फूड क्लोरोप्लास्ट में ही रहे रहे टूटने लगता है, नहीं। इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और उसको पहुंचाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर इस फूड का ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, इस फूड का ब्रेक डाउन होगा। अब ये फूड टूटना चालू करेगा, और टूटना चालू कहाँ करेगा, या तो साइटोप्लाज्म या तो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर दोनों जगह। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पायरेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब रेस्पायरेशन कितनी जगह हो रही है, दो जगह, आइदर साइटोप्लाज्म आइदर माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों जगह पर रेस्पायरेशन हो रही है। अब एक बात बताइए, क्या इस सेल के अंदर हो रहा है ना रेस्पायरेशन, इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। क्या बोला जाता है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। तो अगर रेस्पायरेशन की अभी कंप्लीट डेफिनेशन बनाने की कोशिश किया जाए तो रेस्पायरेशन क्या हो सकता है कि रेस्पायरेशन इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस इन विच द फूड is broken down into simple substance inside the cell and releases energy, and the energy is stored in the form of ATP in the presence of या by the utilization of oxygen, तो वो कहलाएगा एरोबिक। और by the absence of oxygen या विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन तो कहलाएगा वो एनारोबिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट रेस्पायरेशन की डेफिनीशन। लेकिन एक बात ये भी है कि ये तो हो गया ग्रीन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद था, अपना खाना खुद बना लिया। लेकिन मान लो अगर वहीं उस ऑर्गेनिज्म में सपोज करो एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट के लीव्स तो ग्रीन है भैया, स्टेम मान लो ग्रीन है, लेकिन रूट उसका कोई ग्रीन नहीं है, तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा,
तो ये पता होगा कि लीव्स में खाने को बनाया जाएगा, उस खाने को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रूट के पास, रूट के साइटोप्लाज्म में, और वहां पर जाकर के उस खाने का फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर ब्रेक डाउन किया जा रहा है, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में फूड का ब्रेक डाउन किया जा रहा है। बट उस फूड को एक्चुअली बनाया कहाँ गया था, बनाया गया था उसको लीव्स में या फिर जो भी ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स थे वहां पे बनाया गया था, और वहां से उनको ट्रांसलोकेट किया गया था कहाँ पर, रूट में। पता ना इसी हाइपोथेसिस को क्या बोला जाता है, मुंच या मंच मास लो हाइपोथेसिस। ठीक है, कि जो ग्लूकोज होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फिर उसको साइटोप्लाज्म में जाकर के या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के तोड़ा जाता है, और उनसे क्या रिलीज करवाई जाती है, एनर्जी रिलीज करवाई जाती है। तो हमने प्लांट के लिए देख लिया कि प्लांट में किस तरीके से फूड का फॉर्मेशन हो रहा था और वो रेस्पिरेशन कर रहे थे। बट एनिमल्स में किस तरीके से फूड का फॉर्मेशन हुआ, ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि हमने एक एनिमल ले लिया जिसका नाम ह्यूमन है, और ह्यूमन की हैंड की कोशिकाओं, मतलब हाथ की कोशिकाओं को हमको फूड पहुंचाना है। तो हाथ लेके जाएंगे और हाथ पे खाना रख देंगे, कहेंगे खाओ भैया, खा लेगी वो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो किस तरीके से फूड हम पहुंचाएंगे उनके सेल्फ में, जो ध्यान से देखिए, प्रोसेस काफ़ी सिंपल सा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो ये रहा हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फिगर। तो ये रहा माउथ, ईसोफेगस, उसके बाद लीवर, स्टमक, उसके बाद ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, यहाँ यहाँ ये रहा पीछे पैंक्रियाज, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमने फूड को इंजेस्ट किया, फूड स्टमक में आया, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, और यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है, इसका नाम है डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद फूड हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फूड हमारा कन्वर्ट हो चुका है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, सिंपल सब्सटेंस में टूट चुका है। अभी एब्जॉर्ब होने के लिए बैठा हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि फूड एलिमेंट्री कैनाल की इंटेस्टाइन में बैठा हुआ है, और ये रही इंटेस्टाइन की वॉल्स। ठीक है, ये रही इंटेस्टाइन की वॉल्स जिसको यहाँ पे दिखाया हुआ है पूरा। ठीक है, और इन इंटेस्टाइन की वॉल्स में मौजूद है ब्लड कैपिलरीज। क्या मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज। तो फूड जो होगा, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये क्या होगा, इन ब्लड कैपिलरीज, मतलब इन इंटेस्टाइन की वॉल्स में मूव करेगा, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचेगा। ठीक है, अब जब फूड एक बार ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गया, तो वो ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद पहुंचेगा ब्लड के रास्ते कहाँ पर, राइट एट्रियम में। कहाँ पर, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल, वहां से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए पहुंचेगा लंग्स में। ठीक, और लंग्स में मौजूद है ऑक्सीजन। क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो फूड अब उस ऑक्सीजन को लेगा, वापस से आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वापस जाएगा डोर्सल आर्टरी से बॉडी पार्ट। कहाँ तक, बॉडी पार्ट तक। हमने बॉडी पार्ट माना हुआ कि भी हम हैंड की सेल की बात कर रहे हैं, हैंड कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा सेल। सेल के बीच में मौजूद है इंटरसेलुलर स्पेस, और इंटरसेलुलर स्पेस में ब्लड कैपिलरीज आई हुई हैं, और साथ में दो चीजें लेकर के आई हैं। क्या क्या, ऑक्सीजन लेकर के आई हैं और फूड लेकर के आई हैं। तो अब ये दोनों चीजें, ऑक्सीजन और फूड, सेल के अंदर मूव करेंगे। तो अब सेल के अंदर फूड पहुंच चुका है, साथ में ऑक्सीजन है, तो फूड कब होगा, ब्रेक डाउन, सिंपल सब्सटेंस में टूटेगी, एनर्जी निकलेगी और एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाएगी। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब कि रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी हो रही है, बट जिस तरीके से फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस करवाई जा रही थी, एनिमल में उस तरीके का नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है कि फूड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा है इनसाइड द सेल, वो भी कहाँ पर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ कहाँ पर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में चीजें चल रही हैं। तो कहा जा सकता है कि रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, अब ये बात है कि एनिमल्स अपना फूड लाते कहाँ से हैं। ठीक है, ये भी तो बात है कि एनिमल अपना फूड लाते कहाँ हैं। तो पता है ना कि एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसका मतलब ये डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फॉर फूड के लिए। ठीक है, तो या तो ये डायरेक्ट ले सकते हैं या तो इनडायरेक्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट ये लोग कंज्यूम करके डायरेक्ट फूड वहां से ले सकते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि किसी एनिमल को मार के खा गए। ठीक है, क्योंकि एनिमल ने प्लांट खा रहा होगा, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो एट द एंड फूड आया कहाँ से, बन करके प्लांट से बन करके आया हुआ है। बट हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फूड को दूसरे तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, या तो डायरेक्ट वे में या तो इनडायरेक्ट वे में, और फूड को पहुंचाया जा रहा है सेल्स के पास, वहां पे उसका ब्रेक डाउन हो रहा है और वहां पे हो रही है रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन करने के लिए चार स्टेजेस होते हैं, चार प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, एक हो जाएगा इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, और फिर करेंगे हम एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के दौरान ही फूड का क्या होगा, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगा। तो हमने ये देख लिया कि ये जो फूड का ब्रेकडाउन है
ये कहाँ चल रहा है, एक तो साइटोप्लाज्म में चल रहा है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि रेस्पायरेशन इन दोनों जगह पर हो रही है, ठीक है। फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका ब्रेक डाउन किया जा रहा है। तो ये जो फूड पार्टिकल्स रेस्पायरेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन फूड पार्टिकल्स को बोला जाता है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोला जाता है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब वो सबस्ट्रेट या वो सब्सटेंस है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा हो ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, दूसरा फैट हो सकता है और तीसरा ये हो सकते हैं प्रोटीन्स। क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोहाइड्रेट का ही ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज कराने के लिए, एटीपी बनवाने के लिए। बट अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इन दोनों का यूज किया जा रहा है, इन दोनों का ब्रेक डाउन किया जा रहा है रेस्पायरेशन के लिए, तो ऐसा रेस्पायरेशन कहलाता है फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। क्या कहलाता है, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। वहीं अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके रेस्पायरेशन किया जा रहा है तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के बेसिस पर रेस्पायरेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। अगर वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं तो कहलाएंगे एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहलाएंगे वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब है कि वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। अब ब्रीदिंग में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने के लिए अगर वो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक एनिमल होंगे, और एनिमल में रेस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है जिसकी मदद से वो ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनारोबिक रेस्पायरेशन में कोई ब्रीदिंग नहीं होती है, कोई भी ऑक्सीजन का इनटेक नहीं होता है, बट CO2 का आउटटेक जरूर होता है, CO2 बाहर जरूर छोड़ा जाता है, बट वो भी विदाउट ब्रीदिंग, ठीक है। बिना ब्रीदिंग के ही हम क्या कर सकते हैं, CO2 को बाहर छोड़ सकते हैं इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स कर रहे हैं तो एरोबिक रेस्पायरेशन तो प्लांट भी करते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं। और यही एनसीईआरटी अपना दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाती है कि डू प्लांट ब्रीद, क्या प्लांट भी ब्रीद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देती है। एनसीईआरटी कहती है कि देयर इज नो सच डायरेक्ट आंसर, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक है तो जाहिर सी बात है वो एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा होगा, और उस एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ब्रीदिंग होती है, और क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो ब्रीदिंग कर रहा है, क्योंकि जो ब्रीदिंग होती है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम ब्रीदिंग को एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि प्लांट ब्रीद नहीं करते हैं। तो एनसीईआरटी इसको ऐसे बताती है कि प्लांट भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लांट भी क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, बट इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो इनकी लीफ में मौजूद होता है स्टोमेटा और इनकी स्टेम्स में मौजूद होता है लेंटिसल्स। तो ये दोनों स्ट्रक्चर प्लांट को हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। तो अब प्लांट को रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्यों नहीं है, ये भी तो क्वेश्चन है कि प्लांट को रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं चाहिए। तो एनसीईआरटी इनको कुछ 3 पॉइंट में आपको बताती है कि व्हाई द प्लांट सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम और व्हाई द प्लांट डू नॉट नीड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या क्या है, पहला पॉइंट एनसीईआरटी कहती है कि ईच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। ये मतलब प्लांट का जो हर एक पार्ट होता है ना, अपने खुद के पार्ट के गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और अगर मान लो गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है तो बहुत थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, कोई ट्री है, तो इसका लीफ अपनी खुद की गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका ब्रांच अपनी खुद की गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका स्टेम खुद की गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी रूट भी अपना खुद का गैसेस एक्सचेंज कर ले रही है। जैसे ह्यूमंस में नहीं पॉसिबल है, ह्यूमंस के ऐसा नहीं है कि नाक हमारा खुद अलग कर ले रही है, सर हमारा अलग कर ले रहा है, पैर हमारा अलग कर ले रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक। लेकिन प्लांट्स में ऐसा पॉसिबल है, इनका हर एक प्लांट हर एक पार्ट अपना खुद का गैसेस एक्सचेंज कर ले रहा है, इसीलिए इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। और अगर ट्रांसपोर्ट करवाना भी होता है तो बहुत छोटा सा ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाता है,
तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है कि देयर इज वेरी लेस डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट, ऑक्सीजन के द्वारा प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन की बहुत कम डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है। हमारे पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज है, स्ट्रांग है, क्योंकि भी हमारे पास लीवर है, हमारे पास स्टमक है, हमारे पास लंग है, हार्ट है, काम कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, और ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो भाई साहब मेटाबॉलिज्म की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट प्लांट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्लांट में मेटाबॉलिज्म की रेट स्लो है, इसीलिए इनको लेस ऑक्सीजन की डिमांड भी है। और साथ ही साथ ये लोग फोटोसिंथेसिस भी कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? फोटोसिंथेसिस भी कर ले रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस में देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी को मिलाया, ग्लूकोज बना लिया और ऑक्सीजन बना दिया। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये उस एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड, जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है, उसको ये कंपनसेट कर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए इनको बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बुलाने की, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेकर के आने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये लोग यहीं पर ऑक्सीजन बना करके उस चीज़ को कंपनसेट आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है कि क्योंकि उनको ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म कम होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सीजन की कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। तीसरा कि देयर इज वेरी लेस डिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अगर मान लो कि भाई साहब ऑक्सीजन ले भी रहे हैं, गैसेज ले भी रहे हैं, तो इनको बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है, बहुत छोटे से डिस्टेंस को इनको कवर करना पड़ता है। लेकिन ह्यूमंस में क्या, भैया मान लो हमारी उंगलियों को ऑक्सीजन चाहिए, हमारी उंगलियों को गैस चाहिए, तो एक लंग पूरा, एक हमको लंग्स चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, पूरा हमको एक लंग्स चाहिए, ताकि उसकी मदद से हम क्या कर सके, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवा सकें हमारी उन पार्ट्स तक। तो इसका मतलब एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में जनरली जो सेंट्रल पार्ट होता है, खासकर वुड की बात करें तो सेंट्रल पार्ट इनका डेड होता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट डेड होता है, तो जनरली गैसेस हमको पेरीफेरी में रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनके लिए लेंटिसेल्स मौजूद है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है हर एक पार्ट का अपना इन्वायरमेंट से, तो वहाँ से वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करा लेते हैं। लीव्स में देख लो भैया, लीव्स की ये ऊपर वाली लेयर होती है, ये नीचे वाली लेयर होती है, वेक्सियल एडैक्सियल, यहाँ पे मौजूद है हमारे मीजोफिल सेल्स, और ये रही हमारे कुछ पैरेन्काइमा सेल, मीजोफिल सेल्स। इनको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, डायरेक्ट स्टोमेटा से ये ले लेते हैं, और बचे हमारे पैरेन्काइमा सेल्स, तो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद हैं। इन इंटरसेलुलर स्पेसेस के रास्ते वो हमारे गैसेस के एक्सचेंज को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जैसे रूट वगैरह में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो लेंटिसेल्स और पैरेन्काइमा की मदद से ये क्या करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में या फिर उन प्लांट्स के पार्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवा लेते हैं। तो इसीलिए इनको किसी स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि डिफ्यूजन ही सफिशियंट हो जाता है उन गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट के लिए वो बहुत कम होता है। तो ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जिनसे एनसीईआरटी ये बताती है कि प्लांट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिना भी काम कर ले रहे हैं, बट गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, बट इस गैसेस एक्सचेंज के लिए उनको किसी भी प्रकार की ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो एक बेसिक बात है कि अब देखो, अब एनसीईआरटी कहती है कि जो जनरली रिस्पायरेशन होता है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसा एक्ट करता है। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है उसी का मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालते हैं। तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6 का, उसके साथ 6O2 कंबाइन करेगा, एनर्जी निकल जाएगी, और 6CO2 + 6H2 हमारे वापस से कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, एनवायरनमेंट में छोड़ दिए जाएंगे। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है कि 6CO2 + 6H2 सनलाइट क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ला करके वापस से तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा दे रहे हैं, और हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज करा दे रहे हैं। ठीक, ये कहलाती है रेस्पिरेशन और ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम हो रहा है तो इसका मतलब वो एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। और ऐसे लोग जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एरोब्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक रिस्पायरेशन को परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एरोब्स बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ऑक्सीजन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 2 एरोब्स और 2 एनएरोब्स। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं बट 4 हैं ओवरऑल में। तो पहले कहलाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स, तीसरे होते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब, और चौथे होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। देखो, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। क्या मतलब होता है, स्ट्रिक्ट। कहीं पर भी ऑब्लिगेट आए तो आप समझिए स्ट्रिक्ट, मतलब ये जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा।
ठीक है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरे रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये एरोब है तो ये स्ट्रिक्टली एरोब है, मतलब ये तभी रिस्पायर या सर्वाइव कर सकता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। अगर ऑक्सीजन को एब्सेंस कर दिया जाए तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जैसे ह्यूमंस, ठीक है, हम तभी सर्वाइव या तभी रिस्पायर कर सकते हैं जब ऑक्सीजन मौजूद हो, और ऑक्सीजन को अगर हटा दिया जाए तो हमारी डेथ निश्चित है। उसी प्रकार से ऑब्लिगेट एनएरोब, मतलब दे आर स्ट्रिक्टली एनएरोब्स, ये तभी रिस्पायर या सर्वाइव कर सकते हैं जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंस हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट कर दिया जाएगा तो उन ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बट फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनएरोब्स का क्या मतलब? उसमें फैकल्टेटिव शब्द अगर कहीं भी आता है तो इसको आप याद रखने के लिए लिखेंगे कि मजबूरी में। क्या मजबूरी में? मतलब वो ऑप्शनल है, ठीक है। अब जिसके आगे फैकल्टेटिव लिखा हुआ है, मतलब एरोब्स के आगे फैकल्टेटिव लिखा हुआ है, तो दे आर मजबूरी में फैकल्टेटिव। कैसे हैं भैया? मजबूरी में फैकल्टेटिव। अगर मजबूरी न होती तो वो क्या होते? एन एरोब होते। क्या होते? एन एरोबिक होते, ठीक, क्योंकि एरोब है मजबूरी में, अगर मजबूरी ना होती तो एनएरोब हो जाते। उसी तरीके से ये एन एरोब है मजबूरी में, लेकिन अगर मजबूरी ना होती तो ये एरोब होते। तो फैकल्टेटिव एरोब्स आर एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म है? एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए बने हुए। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो भी जाए तो भी ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव, मतलब रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से फैकल्टेटिव एनारोब क्या होते हैं? कि वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं कि दैट दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, कि मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो जाए तब भी ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया चार तरीके में। पहले हैं ऑब्लिगेट एरोब, दूसरे हैं फैकल्टेटिव एरोब, तीसरे हैं ऑब्लिगेट एनारोब, और चौथे हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक था कि डू प्लांट ब्रीद। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक हमने बेसिक पढ़ लिया है कि कहाँ प्लांट ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और किस तरीके से एरोब्स, एनारोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होता है, सारी चीज़ हमने देख ली, ठीक है। अब एक मेन टॉपिक आता है हमारा जिसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एनसीईआरटी का बढ़िया सा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। कई बच्चों को समझ नहीं आता है, बट आज हम इसको पूरा डिटेल में एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ एक एक लाइनों को कवर करेंगे। पूरा फुल डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस ध्यान से लेक्चर देखते रहिए। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है भैया? तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब वो तो ग्लाइको शब्द आया हुआ है शुगर से, किससे? शुगर से, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं शुगर का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला गया? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में जनरली शुगर का ब्रेक डाउन हो रहा है, और शुगर कौन सा? वो भी ग्लूकोज वाला, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो हो रहा है उसको क्या बोला गया है? ग्लाइकोलिसिस बोला गया। अब देखो ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो रेस्पायरेशन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? रेस्पायरेशन का पार्ट है। और हमने बताया था कि रेस्पायरेशन दो जगह हो रही है। कितनी जगह? दो जगह हो रही है, ठीक है। एक तो साइटोप्लाज्म में चल रही है, दूसरी कहाँ चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। तो देखिए रेस्पायरेशन अगर साइटोप्लाज्म में हुई तो वहां पर वो तभी हो सकती है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या तो ऑक्सीजन की क्या हो? एब्सेंस हो। मतलब दोनों कंडीशंस में ये साइटोप्लाज्म में क्या ग्लाइकोलिसिस हमारी चल सकती है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में ये तभी चलेगी रेस्पायरेशन जब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। मतलब अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पे रेस्पायरेशन नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? वहाँ पे किसी भी प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे ऑक्सीजन एब्सेंट हो, दोनों कंडीशंस में ये साइटोप्लाज्म में चल रही है। तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। एक कॉमन प्रोसेस है सबके लिए, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के लिए ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक कॉमन प्रोसेस है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और उससे एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की बात करें सिंपल तो ग्लाइकोलिसिस की जो डिस्कवरी है वो तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के की थी। साइंटिस्ट का नाम था एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। क्या नाम था? एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। और इन्हीं के नाम पर ही उस पाथवे का नाम रख दिया गया, उसको बोला गया ईएमपी पाथवे। क्या बोला गया? ईएमपी पाथवे। ई से एम्बेडन, एम से मेयरहॉफ और पी से पार्नास, इन्हीं तीन लोगों के नाम पे इस पाथवे का नाम रखा गया। तो इसको हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे या फिर ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। और पूरे ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं?
10 स्टेप्स होते हैं और इन 10 स्टेप्स को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारा चेंज होगा और बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH, ये रहा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को में हमको क्या जोड़ना है? फॉस्फेट जोड़ना है, वो भी किस पोजीशन पर? 6th पोजीशन पर। तो यहाँ पर हमने 6th पोजीशन पर क्या लगा दी है? एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज को हेक्सोस शुगर बोला जाता है ना, हेक्सोस बोला जाता है ना। ठीक है, और फॉस्फेट का एडिशन किया जा रहा है तो इसका मतलब उसमें एक एंजाइम इस्तेमाल होगा जिसका नाम है काइनेस। क्या नाम होगा उसका? काइनेस। ठीक है, और ये हेक्सोस शुगर है इसीलिए उस एंजाइम का नाम हो जाएगा क्या? हेक्सोकाइनेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ATP जोड़ा गया तो जाहिर सी बात है कि ATP का ATP जोड़ा गया है तो ATP का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे ADP बनाया जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहाँ से निकाल करके यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बात समझ में आ गई? फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमको बनाना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है बट एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्या है? आइसोमर हैं। देखो यहाँ पे पहले पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा था, हमने इसी को चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया? कीटोन ग्रुप कर दिया। ठीक है, पता ना ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक शुगर होती है और फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोनिक शुगर होती है। तो बस हमने इसको आइसोमराइज कर दिया है और एक एंजाइम इस्तेमाल हुआ जिसका नाम है आइसोमेरेज। ठीक है, और प्रोसेस का नाम क्या था? आइसोमेराइजेशन। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा पहली पोजीशन पे जो हमारा एल्डिहाइड था उसको हमने चेंज कर दिया है किसमें? सेकंड पोजीशन के कीटोन में चेंज कर दिया है, तो कर दिया है हमने आइसोमराइजेशन। ठीक है, बाकी सब कुछ अभी भी सेम है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसमें हम क्या करेंगे? फिर से एक एक्स्ट्रा ATP ऐड करेंगे और इसको बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, या इसी को फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक में डाइफॉस्फेट भी लिखा होता है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों सेम है, चाहे बिस लिख दिया जाए चाहे डाई लिख दिया जाए, दोनों सेम है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का। देखो ये रहे हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। इस पोजीशन पर फॉस्फेट लगाया हुआ था हमने, पहली वाली पोजीशन पर भी फॉस्फेट लगाया तो इसका मतलब एक ATP और इस्तेमाल किया जाएगा और बनाया जाएगा उससे क्या? ADP। अब देखो काइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ATP निकाला गया हुआ है। ठीक है, फ्रक्टोज में हमने ATP जोड़ा हुआ है, मतलब फ्रक्टोज में हमने फॉस्फेट जोड़ा इसलिए फ्रक्टो, और फॉस्फेट ऐड किया है इसलिए फॉस्फो। तो फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज वो एंजाइम है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ करके उसको फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक, अब इस स्टेप के बाद होगा क्लीवेज। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का होगा क्लीवेज और इसको तोड़ा जाएगा 3-3 कार्बन के एसिड में। कितने कितने कार्बन के? 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तोड़ा जाएगा, या फिर कह सकते हो कि इसका क्लीवेज किया जाएगा और क्लीवेज करके कितने? 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा। इसको कितने मॉलिक्यूल्स में? 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर। अब देखो पहला मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। ये रहा देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, और इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? देखो डाई हाइड्रोक्सी, ये 3 कार्बन ग्रुप कहलाता है एसीटोन, और एक पोजीशन फॉस्फेट लगा है तो फॉस्फेट, तो ये हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में DHAP के नाम से भी लिखेंगे। अब दूसरा वाला ये हो जाए, ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में, तो CHO हो जाएगा, बाकी CHOH और CH2OH। देखो CHO, CHOH और CH2OH, ये देखा देखा सा ग्रुप लग रहा है ना। ये क्या था हमारा? 3 कार्बन का एक एसिड था ना, ग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड लगा हुआ है तो ग्लिसर एल्डिहाइड, थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट है तो बन गया ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या इसी को हमने, सॉरी ये 3PGL नहीं होगा अभी ये, क्योंकि अभी ये फॉस्फो में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी सही है। देखो इसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के नाम से भी जान सकते हैं। देखो 3
फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलें या इसी को हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलें, दोनों बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा 3PGL और ये हो गया हमारा DHAP। अब दोनों में खास बात ये होती है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, बट रिएक्शन यहाँ 3PGAL से आगे बढ़ेगी ना कि DHAP से, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट आगे नहीं जाएगा बल्कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे की तरफ बढ़ेगा। अब देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हमको एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ना है, बट यहाँ पे किसी भी ATP का हमको रिक्वायरमेंट नहीं करना है, ठीक है। हमको ATP नहीं चाहिए, तो ATP नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम H3PO4 को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? H3PO4 को। हमको एक ATP ऐड करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? H3PO4 को ऐड करेंगे, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेंगे और इसको बनाएंगे 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। देखो ये हो गया 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया हमारा, ठीक है। अब इस डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को हमको क्या करना है? एल्डिहाइड को हमको रिड्यूस करना है, किसमें? एसिड में रिड्यूस करना। तो जाहिर सी बात है इसमें हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि रिमूव करेंगे? रिड्यूस नहीं, इसको ऑक्सीडाइज करना है हमको, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना है हमको, ठीक है। तो Na+ का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा उसमें से एक हाइड्रोजन NaDH के पास आ जाएगा और एक प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब फिर 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक, देखो ये हो गया एल्डिहाइड से किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हमको क्या करना है? ATP को रिमूव करना है, मतलब फॉस्फेट को रिमूव करना है पहली पोजीशन से। तो ADP का इस्तेमाल किया जाएगा, एक ATP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, ATP बन करके बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात समझ में आ गई? अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। बच्चों को लगता है कि यहाँ पे फॉस्फेट निकाला गया, नहीं, सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन को चेंज किया गया। यहाँ पर था तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब इसको हमने पोजीशन चेंज करके कर दिया, तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है। और ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब चेंज किया जाएगा किसमें? और बनाया जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। और इस फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से ये जो बचा हुआ एक फॉस्फेट ग्रुप था वो निकाला जाएगा, तो यहाँ पर फिर से ATP का इस्तेमाल किया जाएगा और ATP बनाई जाएगी। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर जनरली देखा जाए तो एक ADP मतलब एक ATP यहाँ बन रहा था और एक ATP यहाँ बन रहा था, तो ओवरऑल 2 ATP यहाँ बन जा रहे थे और 2 ATP यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए जा रहे थे। देखो एक ATP यहाँ पर और एक ATP यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, तो ये बैलेंस आउट हो जा रहा था, बट बैलेंस नहीं करना, इसीलिए अब ये जो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और रिएक्शन को डबल टाइम चलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 PGAL इस्तेमाल किए जाएंगे, 2 DPGA इस्तेमाल किए जाएंगे, 2 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 H3PO4 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। 2 Na+ इस्तेमाल किए जाएंगे, 2 ATP से 2 ATP बनाए जाएंगे, 2 NaDH बनाए जाएंगे यहाँ पर, और ऐसे ही चलते चलते पूरा मॉलिक्यूल 2 टाइम से इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 ADP और 2 ATP इस्तेमाल किए जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हमको देखने को मिलेगा। तो एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का एक ग्लूकोज था, उससे हमको 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिल जा रहे हैं। अब एक चीज़ जरा यहाँ पे देखने वाली है कि हमने जब C3 साइकिल पढ़ी थी तो देखा था कि जो RuBP था वो कंबाइन कर रहा था CO2 के साथ और 3PGA बना रहा था, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा था। उस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ATP का इस्तेमाल किया जा रहा था, ATP बनाया जा रहा था, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जा रहा था। वहाँ पे फिर हम उसका रिडक्शन कर रहे थे तो वो एल्डिहाइड में चेंज हो जा रहा था और वो फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जा रहा था H3PO4 को निकाल करके। तो ये वाला रिएक्शन जो हमने पूरा पढ़ा हुआ है यहाँ से लेकर के नीचे तक, वो कहीं ना कहीं इसी का एक उल्टा वर्जन है, ठीक है। ये रिडक्शन हो रहा था, इसीलिए इस रिडक्शन को कभी कभी हम ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी बोल देते हैं, क्योंकि हम 3PG क्या बोलते हैं, देखो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड स्टार्ट करते हैं। ये रहा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, उसके
बाद हमने बनाया 1,3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये रहा, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया, और फिर एट द एंड कहाँ पहुँच जाते हैं हम, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पर। ठीक है, तो सारे रिएक्शन जैसे यहाँ पे H3PO4 निकला था, H3PO4, यहाँ पर H3PO4 इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ पे NADP+ निकला था, यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ ATP यूज किया जा रहा था, बल्कि यहाँ पर ATP को बनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये एक ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल की क्या है, प्रोसेस है। अब देखो ये जो पायरुविक एसिड है ये बना हुआ है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अब इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन जो होता है वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर, और सेल के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए कि उस सेल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, कौन, पायरुविक एसिड, और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। अब अगर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा तो वहां पर एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वो साइटोप्लाज्म में ही रहा तो वहां पे शुरू होगी एनारोबिक रिस्पायरेशन, और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम भी है जैसे फर्मेंटेशन, ये साइटोप्लाज्म में होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, तो अगर हम नेट गेन देखें ग्लाइकोलिसिस का कि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितना हुआ है, तो 2 ATP प्लस 2 NADPH मॉलिक्यूल का नेट गेन हुआ है। बट अगर हम सिर्फ ATP मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो सिर्फ 2 ATP का हमारा क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, एक बार रिएक्शन एनसीईआरटी से देख लेते हैं किस तरीके से दी हुई है। तो देखिए ये रहा हमारा ग्लूकोज, ठीक है, एक मिनट, ठीक, ये रहा हमारा ग्लूकोज, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें एक ATP इस्तेमाल किया गया, उसको ATP में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या था, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल की गई है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर इसमें हमने एक दूसरा एंजाइम इस्तेमाल किया है, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज जब यूज हुआ है तो इसका आइसोमराइजेशन हो गया है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ठीक है, फिर एक अलग से ATP और ADP का इस्तेमाल किया गया हुआ है, तो यहाँ पे अब तीसरा एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा, नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जब इस्तेमाल हुआ है तो फिर से एक ATP मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है, उसको ATP में कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दिया गया पहली पोजीशन पर। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का क्लीवेज होगा, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। दोनों क्या होगा, हमारे ट्रायोस फॉस्फेट हैं, एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये भी है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये भी है। अब ये जो हमारा ट्रायोस फॉस्फेट है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें NAD+ ऐड होगा और हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो NADH+ H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अब बिस और डाई दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि एक यहाँ से आ रहा है और ये भी कन्वर्ट होकर के वापस से नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है साइकिल। ठीक है, फिर से ADP का इस्तेमाल किया जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर निकाला जाएगा, ATP बनाया जाएगा, अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसको कन्वर्ट किया जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट किया जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, या कह सकते हो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ पोजीशन चेंज की है फॉस्फेट की। ठीक है, फिर यहाँ से इन्होंने पानी को निकाला हुआ है और फॉस्फोग्लिसरेट को किस में चेंज कर दिया है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज कर दिया है। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फिर से वापस से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला जाएगा, ATP बनाई जाएगी और कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स, ओवरऑल 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारा फिर से बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल 6 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल्स बने, इसलिए हमारा 6 कार्बन का। ठीक है, अब एक बार ग्लाइकोलिसिस तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। तो लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लीव, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ। ब्रीदिंग इतनी लाइफ के लिए एसेंशियल क्यों है? वॉट हैपन्स वेन वी ब्रीथ, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड माइक्रोब्स ब्रीथ, क्या सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट और माइक्रोब्स भी ब्रीथ करते हैं? अगर हाँ तो कैसे करते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, या फिर ब्रीदिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, सो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, तो हमें पता है कि हम फूड कंज्यूम करते हैं, फूड खाते हैं किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है,
तो हम फूड खाते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए। बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, लेकिन ये जो एनर्जी है फूड से ली कैसे जाती है। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सभी फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। डू प्लांट्स ईट, क्या प्लांट भी खाना खाते हैं। वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रही है आपसे। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो भी अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए फूड खाते हैं कि नहीं खाते हैं। यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव, ठीक है, कई सारे सवाल पूछे हुए हैं वो। दे मे बी वेरी डिसकनेक्टेड, सभी सवाल डिसकनेक्टेड लग सकते हैं, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं रिलीज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, जिससे जो फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड है। कैसे वो देखते हैं। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल्ड फूड। ठीक है, ये कुछ फूड की ऑक्सीडेशन से रिलीज किया जा रहा है, जिन फूड्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस से। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में स्टोर किया जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया और स्टार्च वगैरह हो गए। We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize. हमें ये भी जानना जरूरी है, या फिर ये भी याद रखिए कि ग्रीन प्लांट्स में सभी लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सभी सेल्स नहीं करते हैं, सभी टिश्यूज या सभी ऑर्गन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। बट वही लोग वही सेल्स करते हैं जिनमें क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर, और वो भी वही पे करते हैं जहां पर सबसे ऊपरी वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। ठीक है, हेंस ग्रीन इवन इन ग्रीन प्लांट्स, उसी तरीके से सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में और अदर ऑर्गन्स टिश्यूज एंड सेल दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सारे ग्रीन प्लांट्स में फूड बन रहा है तो सिर्फ वहीं इस्तेमाल किया जाएगा, जो नॉन ग्रीन पार्ट हैं उनको भी फूड चाहिए। ठीक है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो इनके जो फूड होता है उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है उन सभी नॉन ग्रीन प्लांट में, कहाँ से, ग्रीन पार्ट से। ठीक है, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, इसीलिए वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं। अगर डायरेक्टली प्राप्त करते हैं तो उनको हर्बीवोरस कहा जाएगा, और अगर वो इनडायरेक्टली प्राप्त करते हैं तो उनको कार्निवोरस कहा जाएगा। ठीक है, बाकी जो फंजाई वगैरह होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने पीने के लिए। अब ज़रूरी क्या है ये रिकॉग्नाइज करना कि अल्टीमेटली जो भी फूड है वो जो रिस्पायर किया जा रहा है वो लिविंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, वो कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। और इस चैप्टर में हम सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ने वाले, या फिर कह सकते हैं कि वो मैकेनिज्म जिससे फूड को तोड़ा जा रहा है सेल के अंदर, क्या रिलीज करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, फिर उस एनर्जी से हम क्या सिंथेसाइज करेंगे, एटीपी सिंथेसाइज करेंगे। तो यही होता है हमारा रेस्पायरेशन, या जिसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहा गया है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी कहती है कि फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, वाले ही क्लोरोप्लास्ट में होती है, वो भी कौन किसमें, यूकैरियोट्स में। वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इल्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो फोटोसिंथेसिस चल रही है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन रिस्पायरेशन जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो चल रहा है साइटोप्लाज्म में, और कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और वो भी किसमें, ये भी यूकैरियोट्स की बात कर रहा है। The breaking of carbon-carbon bond complex compound through oxidation within the cell, leading to release of considerable amount of energy is called respiration. उसको क्या बोला जाता है, respiration बोला जाता है। The compound that are oxidized during this process are known as respiratory substrate, और वो सारे compound जो respiration में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको कहा जाता है respiratory substrate। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, जनरली किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी रिलीज करवाने के लिए। बट हम प्रोटीन्स, फैट और कभी कभी ऑर्गेनिक एसिड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट के तौर पे कुछ प्लांट्स में अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एक सेल के अंदर, तो जो भी एनर्जी होती है उस
सबस्ट्रेट में, ठीक है, वो एक साथ रिलीज नहीं कर दी जाती है, ठीक है, इज नॉट रिलीज फ्री इनटू सेल, एक साथ रिलीज नहीं कर देते हैं। और इन अ सिंगल स्टेप में भी ये सीरीज ऑफ स्लो स्टेप होती है, ठीक है, कई सारी स्टेप्स में इनको हम रिलीज करते हैं धीरे धीरे, वो भी कंट्रोल्ड करके, किससे कंट्रोल करके, एंजाइम से, ठीक है, एंजाइम्स को धीरे धीरे कंट्रोल्ड फॉर्म में रिलीज करवाती है एनर्जी को, एक साथ नहीं रिलीज करवाती हैं। एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रैप होती है, वो भी कहाँ पर, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in the respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो भी एनर्जी वगैरह निकल रही है उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर इस्तेमाल करना तो सबसे पहले एटीपी का सिंथेसाइज करना होगा, फिर उस एटीपी को तोड़ा जाएगा कहीं भी, और कभी भी अगर हमको एनर्जी चाहिए होती तो वहां से निकाला जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी के तौर पे काम करता है सेल के लिए, ठीक है, कि अगर आपको कहीं भी एनर्जी चाहिए तो आप एटीपी को तोड़िए, खर्चा कीजिए, एनर्जी निकालें वहाँ से, ठीक है। वो जो एनर्जी एटीपी में कैद है, ट्रैप है, उसको यूटिलाइज किया जाएगा कई सारे एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और जो कार्बन स्केलेटन बन रहा है उस रेस्पायरेशन के द्वारा वो एज अ प्रिकर्सर काम करता है, किसके लिए, बायोसिंथेसिस के लिए, अदर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। मान लो कोई अमीनो एसिड बनाना है या कोई दूसरी चीज़ बनानी है तो जो हमारा कार्बन स्केलेटन है वो एक प्रिकर्सर के तौर पे काम कर रहा है। बात समझ आ गई। अब अगला टॉपिक था कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो देख लेते हैं क्या एनसीईआरटी जवाब दे रही है। वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट आंसर इसका दे पाना थोड़ा मुश्किल है कि प्लांट ब्रीथ करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये भी कहती है यस प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, ये प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पायरेशन के लिए, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करते हैं, इसका मतलब ये गैसेस एक्सचेंज तो कर रहे हैं प्लांट, ठीक है। हेंस प्लांट हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, और प्लांट के पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं कि भाई ऑक्सीजन कम ना हो कहीं पर भी, ठीक है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इनके पास एनिमल्स की जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, बट इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, जैसे एक स्टोमेटा होता है और दूसरा होते हैं इनके पास लेंटिसेल्स, ठीक है। स्टोमेटा मौजूद होता है कहाँ पर, लीफ में, स्टोमेटा मौजूद होता है लीफ में, और लेंटिसेल्स कहाँ मौजूद होते हैं, स्टेम्स में, ठीक है। उसी पर्पज के लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए इनके पास स्टोमेटा और लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स, कई सारे रीजन्स होते हैं कि वाई प्लांट्स कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, कि बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी प्लांट जिंदा कैसे रह जाता है, बहुत सारे ऑर्गन, मतलब बहुत सारे रीजन्स हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहला रीजन क्या बोलती है एनसीईआरटी कि फर्स्ट ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड्स, ठीक है, कि प्लांट का हर एक पार्ट अपने खुद के गैसेस एक्सचेंज की नीड्स को पूरी करता है। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, और बहुत थोड़ी गैस का क्या जरूरत है, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए। बात समझ में आ गई। दूसरा एनसीईआरटी कहता है कि प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज, और प्लांट ज़्यादा डिमांड नहीं क्रिएट करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, क्यों, क्योंकि जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीफ हैं, दे रिस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल्स डू, या ये कहना चाह रही है कि इनका मेटाबॉलिज्म का रेट इतना स्लो होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ही इनको लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी हर लीफ अपना ख्याल खुद रख लेती है, इसीलिए किसी बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ इनकी जो सेल होती है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो फोटोसिंथेसिस से ही पूरी हो जाती है। तो ऑक्सीजन एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है भैया कि हमको बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही हो, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन सेल के अंदर रिलीज की जा रही है उसी को इस्तेमाल कर लिया जा रहा है, ठीक है। थर्ड कहता है कि थर्ड the distance that gases must diffuse even in large bulky plant is not great, ठीक है, कि जो भले ही प्लांट बल्कि हो, बड़ा हो, उसमें भी जो डिस्टेंस कवर करनी होती है उनको ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं, वो क्लोज होती हैं किसके, सरफेस ऑफ द प्लांट के, ठीक है। जस्ट मान लो ये मेरा प्लांट है, तो सेंट्रल पोर्शन पे तो जनरली हमारा जाइलम वगैरह पाया जाता है, ये पूरा डेड रीजन होता है, तो मान लो सेल यहाँ मौजूद है, हमारी सेल यहाँ मौजूद है, तो वो इन्वायरमेंट के काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में मौजूद होती है, और उनके पास अपने खुद के लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ से वो क्या है, गैसेस को एक्सचेंज कर लेती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, लीव्स के लिए ट्रू है, क्यों भैया,
ये लीव्स रही, लीव्स की ये हमारी एडैक्सियल सरफेस या बैक्सियल सरफेस, ये रहा हमारा पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये रहा हमारा मीजो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पे इनको गैस चाहिए तो सीधा स्टोमेटा से गैस को मंगा लिया, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ा। In stem, the living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. They also have openings called lenticels, जैसे मैंने बताया। These cells in the interior are dead, अंदर की cells dead होती हैं, which only provide mechanical support provide करती हैं, इसीलिए most cell part have at least a part of their surface in contact with air। ठीक है। और इसके साथ साथ उनके पास कुछ लूज पैकेजिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स भी होती हैं, जिनसे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ एयर होता है, क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। ठीक है। द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो कंप्लीट कंबशन होता है उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, पानी प्रोड्यूस होता है एंड प्रोडक्ट के तौर पे, और एनर्जी निकलती है जो कि ज़्यादातर हीट के फॉर्म में क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ उसको हम स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और 6 पानी के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। ठीक है। फिर आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, अगर इस एनर्जी को सेल में इस्तेमाल करना है, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स दैट सेल रिक्वायर्स। ठीक है। एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि इससे हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज कर सकें जो भी सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। The strategy that the plant use it to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat। ठीक है। सेल ऐसे मेथड्स या फिर ऐसे स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है कि जो ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जा रही है वो सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस ना हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स। इसीलिए एक सिंगल स्टेप में पूरे ग्लूकोज को नहीं तोड़ दिया जाता है, बल्कि कई सारे सिंगल स्टेप्स, कई सारे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लगा करके इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ ना निकले बल्कि धीरे धीरे एनर्जी निकलती रहे, और उनको हम एटीपी में क्या करते हैं ना, सिंथेसाइज करते रहे, स्टोर करते रहे। ठीक है। So during the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water, energy are released as products के तौर पे। The combustion require oxygens, but some cells live where oxygen may or may not be available। ठीक है। अवेलेबल हो भी सकता है ऑक्सीजन, अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। There are sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in the atmosphere that lacked oxygen। और हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया पर जो भी सबसे पहला सेल आया होगा उस कंडीशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहा होगा, इसीलिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में लाइफ बन पाई। ठीक है। वरना ऑक्सीजन अगर मौजूद रहती तो लाइफ का फॉर्मेशन बहुत मुश्किल होता। ठीक है। इवन अमंग प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म वी नो सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन। और आज के समय में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं जो एनारोबिक कंडीशन के लिए क्या है, अडेप्टेड हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव, उसमें से कुछ कैसे हैं, फैकल्टेटिव हैं, मतलब ऑप्शनल हैं वो। ठीक है। ऑप्शनल एनारोब्स हैं, मतलब एक्चुअली में तो हैं वो एरोबिक, बट वो एनारोब्स बनने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। वाइल अदर रिक्वायर्ड एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, और कुछ के लिए तो भाई साहब वो स्ट्रिक्टली अगर हैं एनारोबिक तो स्ट्रिक्टली एनारोबिक ही है। In any case, all organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के क्या करते हैं, एंजाइम्स की सहायता से ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस। बात समझ में आ गई। तो अगला हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस देखते हैं क्या है। तो टर्म ग्लाइकोलिसिस है वो ओरिजिनेट किया हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो दिया गया था किनके द्वारा, गुस्ताव एम्बेडेन के द्वारा, ऑटो मेयरहॉफ के द्वारा एंड जे पार्नोस के द्वारा। इसीलिए इसको हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में यह इकलौता प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। क्या इकलौता प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ठीक है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो दोनों जगह मतलब किस में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है सेल के, और प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। तो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडर वो पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्या बनाने के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाने के लिए। अब प्लांट्स में दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। इस ग्लूकोज को कहाँ से निकाला जा रहा है,
सुक्रोज पर बनाया जा रहा है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट था, या फिर अगर वो स्टोर किया गया हुआ हो किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जैसे स्टार्च वगैरह था, ठीक है, उसके फॉर्म में स्टोर किया गया हो, तो वहां से उसको पहले क्या कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फ्रक्टोज में, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, ठीक है, और इस एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज, क्या नाम है, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा उसको कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। एंड दीज टू मोनोसेकेराइड्स रेडली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब देखो, अगर ग्लूकोज मौजूद है तो डायरेक्ट ग्लूकोज से हम उस पाथवे में एंटर कर सकते हैं, अगर मेरे पास फ्रक्टोज मौजूद है तो भी हम डायरेक्ट उस पाथवे में एंटर कर सकते हैं, मतलब ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में एंटर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों दोनों मोनोसेकेराइड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने ग्लूकोज नहीं खाया बल्कि डायरेक्ट फ्रक्टोज खा लिया, तो क्या वो उसमें ग्लाइकोलिसिस होगी, होगी। एनसीईआरटी इस बात को यहीं पे प्रूफ कर देती है, ठीक है, कि चाहे आप ग्लूकोज लो चाहे आप फ्रक्टोज लो, आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में आप एंटर कर सकते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड, इनमें फॉस्फेट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो ग्लूकोज में ऐड किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज बनेगा, फिर फ्रक्टोज से 6 फॉस्फेट, रेज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जिसका नाम है क्या, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज का इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज आइसोमराइजेज, इसका आइसोमराइजेशन किया जाएगा, जिससे क्या बनाया जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम, ठीक है। नाउ द वेरियस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड, जो पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, कितने रिएक्शंस, 10 रिएक्शंस हो रहे होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, अलग अलग एंजाइम के कंट्रोल में चल रहे होते हैं। टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, क्या बनाने के लिए, कि पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनाया जा सके, किससे, ग्लूकोज से। While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP और इन केस दिस केस NADH प्लस H प्लस टेक्स प्लेस, ठीक है, तो ये जानना है कि कहाँ कहाँ पर ATP का सिंथेसिस हो रहा है या कहाँ कहाँ पर NADH की सिंथेसिस हो रही है, तो वो हमको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप्स, एटीपी कितने स्टेप्स पर यूटिलाइज की जाती है, 2 स्टेप्स पर यूटिलाइज की जाती है। रुकिए जरा, चलो देखो, एटीपी जो है वो टू, रुक जाओ, ठीक है। एटीपी यूटिलाइज एट 2 स्टेप्स, कहाँ कहाँ पर, 2 स्टेप्स। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो पहला एटीपी इस्तेमाल किया जा रहा है जब हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और दूसरा कब, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया जा रहा है, तो इन दो जगहों पर एटीपी का क्या किया जा रहा है, एटीपी का यूज किया जा रहा है, एटीपी को यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। The fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde, ठीक है। किसमें किसमें स्प्लिट हो जा रहा है, ये पहला हो जा रहा है DHAP में, किसमें, DHAP में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा PGAL में, ठीक है, वो भी 3 PGAL में, तो 3-phosphoglyceraldehyde में, ठीक है। We find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus, एक ही स्टेप ऐसा है जहां पर NAD plus से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रहा, ठीक। और ये स्टेप कौन सी है, कि जब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा होता है, तब जा करके हम क्या करते हैं, NAD प्लस से इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, NADH और H प्लस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वेन 3-phosphoglyceraldehyde PGL इज कन्वर्टेड टू BPGA, मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू redox equivalents are removed in the form of 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। कितने, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स रिमूव किए जा रहे हैं, किसके फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में, क्योंकि ये जो DHAP है ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3-phosphoglyceraldehyde में, तो ये 2 बार मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे 2 NAD प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 H प्लस H2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं यहाँ से रिमूव किए जाते हैं, ठीक है।
from PgAl and transferred to a molecule of Na+. PgAl is oxidized. PgAl क्या हो रहा है? Oxidized हो रहा है and with inorganic phosphate to get converted into BPAG. ठीक है, एक तो ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, दूसरा इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है। वो स्टेप नहीं लिखा हुआ है, वरना यहाँ पर एक स्टेप में H3PO4 भी ऐड किया गया हुआ था। ठीक है, ऊपर मैंने वो रिएक्शन पूरी दिखाई हुई है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा ध्यान से। The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid or PGA is also an energy yielding process. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी बन रही है। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और उस एनर्जी को ट्रैप किया जा रहा है क्या बना करके? एटीपी बना करके। अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज, दूसरी एटीपी सिंथेसाइज की जा रही है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी फॉस्फेनॉल पायरवेट टू पायरविक एसिड, और दूसरी एटीपी कब बनाई जा रही है? जब हम फॉस्फोइनॉल पायरवेट से क्या बना रहे हैं? पायरविक एसिड बना रहे हैं। एक जगह यहाँ पर एसिड एटीपी बनाई जा रही है, दूसरी जगह यहाँ पर एटीपी। दो एटीपी यहाँ बन रही है, दो एटीपी यहाँ बन रही है। टोटल 4 एटीपी बनी है, 2 एटीपी इस्तेमाल की गई ऊपर, तो टोटल नेट गेन कितने का हुआ? 2 एटीपी का हमको नेट गेन हुआ है। ठीक है, तो पूछा हुआ है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सिंथेसाइज कितने हुए हैं? टोटल 4 हुए हैं। ठीक है, लेकिन गेन कितने का हुआ है? सिर्फ 2 का गेन हुआ, क्योंकि 2 पीछे इस्तेमाल भी हुए हैं। पायरविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरविक एसिड क्या है? ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरवेट? उस पायरवेट का मेटाबॉलिक फेट क्या है? दैट डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड, वो हमारे सेल के नीड के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो नीड क्या क्या है कि देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरविक एसिड। 3 अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिनसे पायरविक एसिड को हैंडल किया जा सकता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है। वो क्या है? वो है पहला लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन या कह सकते हो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेंटेशन। दूसरा है एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और तीसरा है एरोबिक रेस्पायरेशन। जब मैंने पीछे बताया कि एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और ये दोनों तरीके के फर्मेंटेशन कहाँ देखने को मिल रहे हैं हमको? साइटोप्लाज्म में। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? एब्सेंट है। ठीक है, इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स for complete oxidation of glucose, carbon dioxide and hydrogen. However, organism adopt Krebs cycle which is also called aerobic respiration and this require oxygen supply। और ये कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरी ग्लाइकोलिसिस आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक हमारा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, तो उसको हम डील करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।